नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले 6 बड़ी अहम खबरें आपको बता दें इस वक्त की। यमन पर इजराइल ने हवाई हमला किया है, हुतियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और तो और इस हमले में WHO चीफ की बड़ी मुश्किल से जान बची है। इसके ऊपर आगे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। साथ ही में ब्रिक्स का सदस्य बनने से सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रूस की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया था कि सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य बनेगा, लेकिन अचानक से क्राउन प्रिंस MBS ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया है। इस पर भी डिटेल से आपको जानकारी देंगे। मोहम्मद यूनिस का भारत को भड़काने वाला एक और कदम, लेकिन ये कदम क्या है? कैसे मोहम्मद यूनिस ने फिर से जो विद्रोह हुआ था उसकी जांच के आदेश दिए हैं, इस पर भी डिटेल से आगे बातचीत होगी। एक्सपर्ट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कजाकिस्तान विमान हादसे को लेकर रूस की सफाई सामने आई है। जिस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ने मिसाइल से इस विमान को गिरा दिया, उसी बीच क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि इंतजार करिए, कम से कम जांच तो होने दीजिए। साथ ही में पाकिस्तान से TTP ने 48 घंटों के अंदर बदला ले लिया है। ये बदला किस प्रकार से लिया गया है, ड्रोन लाइन पे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की यमन से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, यमन पर इजराइल ने किया जबरदस्त हवाई हमला। 100 से ज्यादा फाइटर जेट से किया गया हवाई हमला। हुती के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजराइल के हमले में बाल बाल बचे WHO चीफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमन पर इजराइल ने किया जबरदस्त हवाई हमला। 100 से ज्यादा फाइटर जेट से किया गया हवाई हमला। हुती के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल के हमले में बाल बाल बचे WHO चीफ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यमन पर इजराइल ने किया जबरदस्त हवाई हमला। 100 से ज्यादा फाइटर जेट की मदद से हवाई हमला किया गया। हुती के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। डिटेल से इस खबर को समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए जानकारी डिटेल से देखिए। 100 विमान के साथ इजराइल ने यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। कई हुती ठिकानों को तबाह करने का दावा जो है IDF की तरफ से किया गया है। सना हवाई अड्डे को भी इस दौरान निशाने पर लिया गया, वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और तो और जनरल टेड्रोस एडनॉम बाल बाल बचे, जो कि WHO के चीफ हैं। WHO के चीफ हैं टेड्रोस एडनॉम, जो उस वक्त यमन में थे, सना एयरपोर्ट पे थे और उनके पास ही बम गिरा है। एंटोनियो गुटरेस ने इस हमले की निंदा की है और इजराइल से कहा है कि सोच समझकर कहीं पर भी हमला किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। UN चीफ ने कहा इजराइल की यह तानाशाही जो है वो मंजूर नहीं है, लेकिन इजराइल क्या किसी की सुनने को तैयार है? बड़ा सवाल। अभी हमले जारी रहेंगे, इजराइल ने साफ कहा, और दुश्मन हमारी ताकत देखेगा। यमन को सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दी है कि यमन हमारी ताकत देखेगा। चलिए एक्सपर्ट्स के पास से चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जिस प्रकार से लगातार इस बात के कयास थे कि हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के बाद अब यमन का नंबर लगने वाला है, हुती का नंबर लगने वाला है, और जिस प्रकार से इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है और अमेरिका अगल बगल में मंडरा रहा है, ब्रिटेन भी इसकी तैयारी कर रहा है, क्या मानकर चलें कि ऑक्टोपस की एक और भुजा जो है उसके काटने की तैयारी की जा रही है? साहब राजेश जी, आज की तारीख के अंदर इजराइल जो है वो काफी हद तक एक कमांडिंग पोजीशन के अंदर है। आप ये हमास को और हिजबुल्लाह को और सीरिया को बर्बाद करने के बाद अभी उसका नया टारगेट है हुती। और क्योंकि हुती जो है अक्टूबर 2023 से ही इंटरवीनिंग जो है वो उनके ऊपर, इजराइल के ऊपर फायर कर रहा था, ड्रोन से और मिसाइल से फायर कर रहा था।
लेकिन ये जो आज की खबर है ये इंटरनेशनल अरीना के ऊपर कुछ ज्यादा इसने ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि जिस समय ये हमला हुआ उस समय साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आज की तारीख में हूती के कंट्रोल में है, वहां पर WHO के चीफ थे, वो वहां पर गए हुए थे। कहते थे कि हम UN के जो वर्कर हैं उनको वहां से निकालना चाहते हैं या उनकी गिरफ्त से आजाद करना चाहते हैं। फर्दर डिटेल उन्होंने नहीं दी। तो ये इजराइल जब तक हूती रिबल्स को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देता, वो तब तक जो है चैन से नहीं बैठेगा। बाकी जो महाशक्तियां हैं या बाकी जो दूसरे देश हैं वो इस समय इजराइल को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हूतीज जो है वो रेड सी के अंदर भी जो होने वाला व्यापार है, इंटरनेशनल शिप्स जो वहां से गुजर रहे हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने ही जो है अमेरिका ने भी जो है B-2 बॉम्बर से जो है हूती के कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है हमला किया था। और अभी जो है इजराइल जो है बेसिकली रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि हूतीज जो है वो उनका जो है इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सऊदी अरेबिया है वो भी इस समय कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ईरान जो है वो सपोर्ट करता है हूती को, और सऊदी अरेबिया को खतरा है कि जिस तरह से ईरान के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, उन्होंने मोनार्की खत्म की थी, तो ईरान भी हूती के थ्रू जो है उनके देश के अंदर मोनार्की के लिए कोई खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लोग भी जो हैं वो इस समय चुप हैं। हूती से सारे परेशान हैं सर। हमने देखा है कि सऊदी के ऊपर भी, UAE के ऊपर भी कई बार हूती के ड्रोन ने अटैक किया। बस एक मिनट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जिसका जवाब मुझे चाहिए होगा कि क्या जिस प्रकार से हिजबुल्ला, हमास, सीरिया में बशर अल असद और अब हूती पर स्ट्राइक, क्या ये इंडिकेशन है इस बात का कि तेहरान के नजदीक लगातार इजराइल अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? सर राजेश जी, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। आपने देखा होगा जब सीरिया का डाउनफॉल हुआ लास्ट मंथ के अंदर, उसके बाद ईरान से अलग किस्म के कुछ रिएक्शन आने लग पड़े थे। उन्होंने फीलर दिए थे कि वो अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, स्पेशली अपने परमाणु संचालन के बारे में वो बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, बट एट द सेम टाइम तेहरान ने जो है, उनके सुप्रीम लीडर ने अभी लास्ट वीक के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमें किसी के ऊपर हमला करना होगा तो हम प्रॉक्सीज जो हैं वो हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अगर हमने युद्ध करना होगा तो हम खुद करेंगे। उन्होंने एक सिरे से जो है प्रॉक्सीज को नकार दिया है। लेकिन आज की तारीख के अंदर ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि वो कंटिन्यू करे। अब कमजोर भी काफी ज्यादा हो चुके हैं। सर मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रिक्स का सदस्य बनने से सऊदी अरब का इनकार। रूस ने की थी सऊदी की ब्रिक्स में आने की पुष्टि। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के प्रेशर में क्या सऊदी ने फैसला लिया है, ये तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी 100% टैरिफ की ब्रिक्स पर धमकी, क्या वो कारण हो सकता है? ब्रिक्स का सदस्य बनने से सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है। ब्रिक्स का सदस्य बनने से सऊदी अरब का इनकार। रूस ने की थी सऊदी की ब्रिक्स में आने की पुष्टि। अमेरिका के प्रेशर में क्या ये कदम सऊदी अरब की तरफ से लिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी ब्रिक्स देशों के ऊपर, क्या वो कारण हो सकता है? इसको समझना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि रूस ने इस बात की पुष्टि की थी कि सऊदी अरब जो है ब्रिक्स का सदस्य बनेगा, लेकिन अब सऊदी अरब ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने का एक प्रेशर है या फिर कुछ और है? पहले एक बार ग्राफिक्स देख लेते हैं और फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे, समझने की इसको कोशिश करेंगे। ब्रिक्स से सऊदी अरब का किनारा क्यों? रूस कर रहा है ब्रिक्स की अध्यक्षता। 2023 में सऊदी को निमंत्रण दिया गया था ब्रिक्स में शामिल होने का। सऊदी ने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन उसको लटका कर रखा। और हाल ही में 2024 में ऐलान भी किया गया कि सऊदी तैयार है ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए, सऊदी का शामिल होने से। लेकिन अब इनकार, उसे सीधे तौर पे कह दिया कि वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनेगा। अमेरिका का खास सहयोगी है सऊदी अरब, क्या वो एक कारण हो सकता है?
डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का क्या असर है? जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 100% टैरिफ जो है मैं ब्रिक्स पर लगाने वाला हूं, क्या उस धमकी के कारण जो सऊदी ने अपने कदमों को पीछे खींचा? ये समझना होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि खुद रूस की तरफ से कहा गया था कि सऊदी मेंबर बनने के लिए ब्रिक्स का तैयार है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सऊदी ने इनकार कर दिया है। कर्नल दिनेश शर्मा सर, क्या आप कारण देख रहे हैं? आप हमने देखा कि रूस ने खुद इस चीज का कहा था कि सऊदी भी ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए तैयार है, हाँ हो चुकी है, लेकिन अचानक से हम देख रहे हैं कि सऊदी कह रहा है कि नहीं, ब्रिक्स से हमारी दूरी ही अच्छी है। क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है या कुछ और कारण? राजेश जी, सऊदी अरेबिया का ब्रिक्स में शामिल होने की लास्ट डेट दी गई थी उसको उनको 1 जनवरी 2024 तक। शुरू के अंदर जो है सऊदी अरेबिया ने अपनी बहुत उत्सुकता दिखाई थी ब्रिक्स के अंदर शामिल होने का, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण और हैं। सबसे पहला कारण यह है कि सऊदी को जब पता चला कि ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि वो डॉलर का कोई अल्टरनेटिव करेंसी निकालेंगी। सऊदी अरेबिया की पूरी जितनी भी इकोनॉमी है वो पेट्रो डॉलर के ऊपर डिपेंड करती है। साथ के साथ वो नहीं चाहता, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि वो रशिया और चाइना को भी नाराज करे, लेकिन उसके अपने खुद के भी सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि उसका सिक्योरिटी का जो दामोदार है वो बचा हुआ है, वो डिपेंड है अमेरिका के ऊपर। दूसरा कारण, अगला कारण ये है कि ब्रिक्स के अंदर ईरान का सम्मिलित होना, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं और इनके संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तीसरा कारण ये है कि अमेरिका जो है वो इजराइल और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक संबंध सुधारने में और एक दूसरे को डिप्लोमेटिक जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था और बहुत हद तक ये तैयारी भी हो चुकी थी। अब इस हालत के अंदर अगर सऊदी अरेबिया ब्रिक्स के अंदर शामिल होता है तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन, जहां लोगों के अंदर ये बात आ रही है कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटी वेस्ट है, तो सऊदी अरेबिया को अपने देश के हित देखने हैं और वो किसी भी हालत के अंदर अपने सुरक्षा के हितों को दरकिनार नहीं कर सकता। यही एक बड़ा कारण हो सकता है। चलिए सर, मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक और, मोहम्मद यूनिस का भारत को भड़काने वाला कदम। 2009 में असफल सैन्य विद्रोह की फिर जांच होगी। मोहम्मद यूनिस ने जांच के लिए आयोग बनाया। शेख हसीना के खिलाफ हुआ था बीडीआर का विद्रोह। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की अर्धसैनिक बल है बीडीआर। मोहम्मद यूनिस का भारत को भड़काने वाला कदम। 2009 में असफल सैन्य विद्रोह की फिर जांच होगी। मोहम्मद यूनिस ने जांच के लिए बनाया आयोग। शेख हसीना के खिलाफ बीडीआर ने विद्रोह किया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मोहम्मद यूनिस का भारत को भड़काने वाला एक और कदम। लेकिन पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ हुआ था 2009 में, पहले हम आपको बता दें, उसके बाद फिर कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास जाना ठीक रहेगा। लेकिन पहले डिटेल से जानकारी दे दें कि आखिरकार मोहम्मद यूनिस ने क्या फैसला लिया है। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। भारत को भड़का रहे यूनिस। 2009 का जो विद्रोह था, जो मौजूदा सत्ता के खिलाफ था, शेख हसीना के खिलाफ, तत्कालीन सत्ता के खिलाफ जो था, अब उसकी जो है वो जांच होगी। मोहम्मद यूनिस ने बाकायदा इसके लिए एक आयोग बनाया है। बांग्लादेश राइफल ने ये विद्रोह किया था और कई बड़े आला अधिकारियों की उन्होंने हत्या कर दी थी। शेख हसीना के खिलाफ इस विद्रोह को माना गया था और सेना की मदद से शेख हसीना ने इस पूरे विद्रोह को कुचल दिया था। ये 2009 की बात है। शेख हसीना सरकार ने इसकी जांच कराई, कई दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का नाम जो है, जो जिस राइफल ने विद्रोह किया था उनका नाम रख दिया गया बॉर्डर गार्ड। मोहम्मद यूनिस ने जांच पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि भारत के दबाव में जो था वो ये जांच की गई थी। सीधा हम अपने एक्सपर्ट्स के पास, कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा, जब से मोहम्मद, कोशिश उनकी दो कोशिश साफ तौर पे दिखाई पड़ती है कि एक शेख मुजीबर रहमान की
जो एक पहचान है उसको बांग्लादेश से मिटाया जाए, और दूसरी कोशिश में वो इसमें लगे हुए हैं कि भारत के साथ कितनी दुश्मनी पैदा की जा सकती है उसको किया जाए। सर राजेश जी, मैं अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं सारी चीज को क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये आ जाता है 2009 का जो बांग्लादेश राइफल्स का विद्रोह हुआ था, उसका बेसिक कारण ये था कि उनकी पे, उनके अलाउंसेस और उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। ये बांग्लादेश राइफल के जवानों के अंदर एक प्रकार का आक्रोश था बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स जो कि बीडीआर को कमांड कर रहे थे। तो प्राइमरली ये उसके अगेंस्ट था, जिसमें कि बीडीआर के जवानों ने जो है अपने कई सीनियर ऑफिसर्स को मार दिया था इस झड़प के अंदर। और सब्सिक्वेंटली एक प्रकार से ये बांग्लादेश आर्मी प्लस बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये उनके बरखिलाफ एक प्रकार का विद्रोह था। अब बात आ जाती है कि हमें इसमें उकसाने वाली क्या बात हो सकती है। ये आप लोगों का इंटरनल मैटर है। बांग्लादेश राइफल्स को आप पूरी तरह से पेमेंट नहीं कर रहे थे, उनको राशन नहीं दे रहे थे, तो ये ह्यूमन नेचर के तौर के ऊपर उन्होंने आवाज उठाई। ये आपका इंटरनल मैटर है, इसमें हमारा 2009 के अंदर भी कोई रोल नहीं था और ना आज है, तो हमें इस बात से कोई इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा देखिए, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले तो आपके सचिवालय में आग लग जाती है, जिसमें कहते हैं कि जितने भी करप्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अवामी लीग या शेख हसीना के अगेंस्ट, वो पूरे के पूरे जल गए हैं। तो ये बेसिकली ये मीडिया की अटेंशन पाने के लिए जो मोहम्मद यूनुस हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इसमें भारत को विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आ जाती है बात शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को जहां नोट उनकी करेंसी, उनके टका के ऊपर से उसकी फोटो को हटाने के पीछे जो इंस्टिगेशन है वो पाकिस्तान कर रहा है। राजेश जी, पाकिस्तान के दिल में से आज भी वो नसूर नहीं निकला है जो 1971 के अंदर उन्हें ह्यूमिलेशन हुआ और उनके देश के 2 हिस्से हो गए। एक लास्ट बात है, तो पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार मानता है शेख मुजीबुर रहमान को। ही वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन दिस ह्यूमिलेटिंग डिफीट, और वो चाहता है कि शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान मिटा दिया जाए और कम से कम जो है इतना भड़का दिया जाए कि शेख हसीना को कोई सजा मिले, या कम से कम उसे फांसी की सजा हो, ताकि उनके दिल को कोई चैन मिले कि जिसने हमारा देश तोड़ा था आखिरकार हमने उसको सजा दे दी। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त की रूस से कजाकिस्तान विमान हादसे को लेकर रूस की सफाई सामने आई। बिना जांच रूस पर आरोप लगाना गलत, क्रेमलिन बोला। रूस पर आरोप, उन्होंने ड्रोन से गिराया था जहाज, उस पर मिसाइल दागी। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने मॉस्को का दौरा रद्द कर दिया है। एक बड़ी अहम अपडेट आ रही है। कजाकिस्तान विमान हादसे को लेकर रूस की सफाई सामने आई है। बिना जांच रूस पर आरोप लगाना गलत, ये रूस ने कहा। 4 अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो पिछले 10 दिन के अंदर हादसे हुए हैं। देखिए, कजाकिस्तान में विमान हादसा होता है, पहली तस्वीर आप उसकी देख सकते हैं, लेकिन सवाल इस हादसे पर क्यों उठे वो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहां पर जो हादसे वाला विमान है उसके ऊपर गोलियों के निशान मिलते हैं, जैसे उसके ऊपर ब्रस्ट मारा गया हो, LMG MMG से फायर किया गया हो। इन निशानों को आप देखिए। साथ ही तीसरी तस्वीर देखिए, जो तुर्की में हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 10 दिन के अंदर 3 बड़े अहम हादसे हुए हैं, और ये तुर्की का हादसा जहां पर धुंध पड़ी हुई है, कोहरा पड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर उड़ने की कोशिश करता है और एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और वहां पर 4 लोगों की मौत हो जाती है। आखिरी चौथी तस्वीर जो है, ब्राजील में जो विमान हादसा होता है उसमें अचानक से अपने आप 2 ब्लास्ट होते हैं और उसके बाद वो जमीन के ऊपर जहाज गिरता है और उसमें सवार लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन हम कजाकिस्तान को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि यही अहम 2 तस्वीरें हैं जहां पर वो विमान का हादसा होता है उसकी तस्वीर, और दूसरी हादसे के बाद की तस्वीर जब बॉडी पर, विमान की जो बॉडी है उसके ऊपर गोलियों के निशान दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जबरदस्त फायरिंग उसके ऊपर की गई है, लेकिन रूस का कहना है कि हम पर आरोप मत लगाइए, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। हम सीधा कर्नल दिनेश शर्मा सर आपके पास चल रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि कजान में
किस प्रकार से 9/11 जैसा हमला हुआ, 8 ड्रोन रूस के अंदर घुसे और उन्होंने उस हमले को अंजाम दिया। उसके बाद से इसी बात के कयास लग रहे हैं कि ड्रोन, यूक्रेन का ड्रोन समझकर रूस ने मिसाइल फायर की और फिर यह विमान हादसा हुआ है। हालांकि रूस कह रहा है कि जांच करिए, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं सर वो ये तो बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ इस फ्लाइट के साथ हुई थी। सर राजेश जी, अलग अलग से जो है नैरेटिव जो है वो सामने आ रहे हैं कि ये जो एयरप्लेन था ये अपने कंट्री की कैपिटल से उड़ा और इसने चेचनिया जाना था और कैस्पियन सी के आसपास जो है इनके अंदर दुर्घटना हो गई है। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि एलएमजी और राइफल का जो है रेंज इतना नहीं है कि आप उसको जो है ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी भी एयरप्लेन को या एयरक्राफ्ट को आप अटैक कर सकते हैं। तो ये ये मानने वाली बात नहीं। दूसरा देखिए कि रशिया इस समय ऑलरेडी अंगेज है वो यूक्रेन के साथ, और एक प्रकार से वो वेस्ट के इलाके से अलग थलग पड़ गया है। वो आज की तारीख में कोई अपना नया फ्रंट जहां अपने नए दुश्मन तैयार नहीं करेगा। रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि कैस्पियन सी के पास हुआ तो इट कुड बी चिड़िया का या बर्ड्स का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, जब बर्ड्स टकराई हो जिस वजह से जो है ये हो सकता है। तो अभी ये बहुत जल्दी होगा कि हम ये कयास लगाएं कि रशिया ने जो है ये ड्रोन समझ के जो है इसको फायर कर दिया। रशिया की भी टेक्नोलॉजी हमें माननी पड़ेगी कि दे कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए ड्रोन और ए एरोप्लेन। जी राजेश। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान आर्मी से टीटीपी ने लिया खूनी बदला। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान आर्मी के मेजर की मौत हो गई है। पाक अफगान सीमा पर तोपों से फायरिंग की जा रही है। पाक की एयर स्ट्राइक के बाद चरम पर इस वक्त टेंशन है। पाकिस्तान आर्मी से तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खूनी बदला लिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में पाक मेजर की मौत, कई सैनिकों की भी मौत की खबर। पाक अफगान सीमा पर दोनों तरफ से तोफें गरज रही हैं। पाक की एयर स्ट्राइक के बाद चरम पर यह टेंशन बनी हुई है। पाकिस्तान आर्मी से तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खूनी बदला लिया। जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए, जल्दी से तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान ने जहां पर एयर स्ट्राइक की थी, पाक आर्मी ने जहां एयर स्ट्राइक की थी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पे पाकिस्तान का दावा है कि हमने 45 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को मारा। एम्बियंस के साथ इसको थोड़ा प्ले कर दीजिएगा, पिछले वीडियो को एम्बियंस के साथ प्ले करिए। مسئولیت ایمانی وجدانی خود میدانیم من حیث یک مسلمان و سرباز اسلام، سرباز امارت اسلامی که ما در برابر عناصر فتنه‌گر، در برابر عناصری که مردم مسلمانی که یکتاپرست हम तैयार हैं बदला लेने के लिए। अगली प्ले करिए जल्दी से। ये देखिए ड्यूरन लाइन की तरफ जाते लड़ाके और 15,000 से ज्यादा लड़ाकों को भेजा गया है। और खबरें सामने आ रही हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर जो है वो हमला बोला है। ग्राफिक्स जल्दी से प्ले करिए, उसके जरिए भी जानकारी दे दें, फिर हम कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स। उत्तरी वजीरिस्तान पर टीटीपी का यह हमला हुआ है जिसमें पाक आर्मी के मेजर की मौत हुई है। पाक आर्मी की कई पोस्टों पर एक साथ हमला किया तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, और साथ ही में तालिबान की तोफें भी वहां पर गरज रही हैं। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के मेजर की मौत हुई है, पाक आर्मी मेजर की मौत हो चुकी है। कई सैनिकों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। 17 से 20 टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो भी मारे गए हैं। डंडे पट्टन कुर्रम सीमा पर टेंशन बनी हुई है। वहां पर अफगानिस्तान की जो तोफें हैं वो लगातार गोले पाकिस्तान के ऊपर दाग रही हैं, यानी कि टेंशन बढ़ रही है। और हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी, और तीसरी तरफ अब तालिबान भी ये कह रहा है कि हम तो सबक सिखाकर रहेंगे। फंस गए जनरल मुनीर साहब? राजेश जी, ये सारी की सारी जो है पाकिस्तान की खुद की करनी है जिसके उसको फल मिल रहे हैं। अब आपने 24 दिसंबर को जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है एयर स्ट्राइक किया, आपने ये उनका बीरबल
पक्तिका के इलाके के अंदर, जिसमें कि तकरीबन कोई 46 के करीब जो है जाने गई हैं। और तालिबान अफगानिस्तान ने कहा है कि ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर हमला है और हम इसे को वापस बदला लेंगे। अब आ जाते हैं टीटीपी के ऊपर। टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन्हें पूरी की पूरी जो है मदद, मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट जो है तालिबान अफगानिस्तान लोगों से मिल रही है। और इनके पास बड़े सोफेस्टिकेटेड वेपन हैं जो कि अमेरिका अफगानिस्तान को अफगानिस्तान से निकलने के बाद वहीं छोड़कर चला गया, जिसके अंदर आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं और बाकी सोफेस्टिकेटेड वेपन हैं। तो अभी ये जो हाल के ये जो हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान कह सकते हैं कि बहुत एक परेशानी पाकिस्तान आर्मी के लिए हो जाएगी अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी और तालिबान एक साथ 3 जगह से उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल दिनेश शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।